फरवरी। कल 11 फरवरी सुबह काफ़ी हलचल, क्योंकि कल दिल्ली के चुनाव का नतीजा आने वाला है। एग्जिट पोल आ चुका है। सारे एग्जिट पोल जो है वो अब तक यही दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने बल पे मेजोरिटी सरकार बनाएगी। लेकिन कई बार एग्जिट पोल सारे सही नहीं होते हैं, गलत भी होते हैं। तो जब तक आखिरी नतीजा ना आ जाए तब तक उसका इंतज़ार करना चाहिए। कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू है और यही है कि 10 से 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। 12-1 तक मुझे लगता है कि सारे नतीजे भी आ जाएंगे, क्योंकि 70 सीटें हैं दिल्ली विधानसभा में। सुबह से गहमा गहमी है, हम सभी को सुबह सुबह दफ्तर पहुंचना है और कल लंबी ड्यूटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, थोड़ा मज़ा भी आता है, एडवेंचरस भी है, क्योंकि चुनाव नतीजे ये सारी चीज़ें बहुत कई बार आपको एक्साइट भी करती हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। तो कल का इंतज़ार है। कल जो नतीजा आएगा रात, जब तक मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आप सभी को पता भी चल चुका होगा। तो चुनावी नतीजे की बात कल। अब आज की कहानी की बात। मुझे लगता है कि अभी एक तो लास्ट सैटरडे 400 एपिसोड हुए हैं कहानी को। आज की जो कहानी है, ये बहुत सारी कहानी सुनाई आप लोगों ने, सारी चीज़ें पसंद की। ये कहानी मुझे लगता है अब तक मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनाई हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इसने एक्साइट किया। इस कहानी में ऐसी कई चीज़ें हैं जो पहली बार या उसके बाद कभी हुआ ही नहीं लाइफ में, किसी और क्राइम में, जो इस कहानी के साथ हुआ। और इसमें बहुत सारी हैरत अंगेज चीज़ें हैं जो चौंकाती भी हैं, दहलाती भी हैं, सोचने भी मजबूर करती है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी मिस्ट्री जो सॉल्व भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी लोगों को डाउट है कि नहीं ये सही तरीके से इसको नहीं सुलझाया गया। मिस्टर केवीएस तुलसी के लिए मिस्टर केवीएस तुलसी के लिए बीच में माफ़ी चाहते हैं, कुछ एक स्पीकर ऑन था। अमेरिका की कहानी है और एफबीआई ने इस मामले की जांच की और ये केस जो है इतिहास में, तारीख में, हिस्ट्री में 2 नामों से जाना जाता है। एक कॉलर बॉम्ब और दूसरा पिज्जा बॉम्बर। एफबीआई के जो केस डायरी है या केस जितने भी वो सारे करते हैं उसका एक नंबर होता है। इसका है केस नंबर 203 और एफबीआई के इतिहास में ये 203 नंबर केस उनके लिए भी बड़े मायने रखता है। आमतौर पे जब बैंक में डाका पड़ता है या बैंक में रॉबरी होती है तो लोग हथियार लेके जाते हैं, धमकाते हैं, पैसे लेते हैं, भागते हैं। दुनिया में जितनी भी बैंक रॉबरी हुई है उसका एक डेटा निकाला गया, उसमें से मुश्किल से 1% भी ऐसी रॉबरी नहीं है जिसमें बॉम्बर जो बैंक रॉबरी करने के लिए जा रहा है वो अपने साथ बॉम्ब लेकर जाए, वो भी लाइव बॉम्ब। और ये इकलौता था। लेकिन यहाँ सिर्फ लाइव बॉम्ब नहीं है, बल्कि एक ऐसा बॉम्ब है जो इससे पहले किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं। ये कॉलर बॉम्ब। जिस तरीके से हथकड़ी होती है, बस ये समझ लीजिए कि उस हथकड़ी को थोड़ा बड़ा कर दिया गया। और हथकड़ी जब लगाते हैं उसके बाद खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है। ये कॉलर बॉम्ब भी वैसे ही था। ये कॉलर बॉम्ब ऐसा था कि इसको गले में पहनाया गया था और उस जो कॉलर बॉम्ब था हथकड़ी का एक बड़ा रूप था और उसमें भी लॉक था। उसमें 4 की होल थे, मतलब 4 चाबियां लगती और एक 3 डिजिट का उसमें एक लॉक था जो कॉम्बिनेशन था। जैसे आमतौर पे कई बैग और बाकी आप देखते हैं जिसमें आप 3 डिजिट अपने हिसाब से उसमें भरते हैं तो वो खुल जाता है, अनलॉक हो जाता है। तो इस बॉम्ब के साथ भी ये था कि 3 डिजिट कॉम्बिनेशन लॉक था और 4 की होल। उसके बिना ये कॉलर बॉम्ब खुल नहीं सकता था, मतलब गले से निकाला नहीं जा सकता था। पूरी कहानी जो है वो ये कि 28 अगस्त 2003 की बात है। अमेरिका में एक जगह है पेंसिल्वेनिया। दोपहर का वक्त पेंसिल्वेनिया में एक पिज़्ज़ा की दुकान थी जिसका नाम था मामा मियाज़। मामा मियाज़ में इस पिज़्ज़ा की दुकान में 10 साल से एक शख्स काम कर रहा था जो डिलीवरी ड्राइवर था। जब भी पिज़्ज़ा के लिए कोई कॉल करता तो पिज़्ज़ा लेकर जो जाता तो वो ड्राइवर ही होता, बाकी डिलीवरी बॉय अलग था, वहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर था। ये नाम था ब्रायन विल्स। ब्रायन विल्स इस पिज़्ज़ा शॉप में 10 साल से काम कर रहा और उसकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन। उसने 10 सालों में कभी एब्सेंट नहीं हुआ, कभी लेट नहीं किया, सिर्फ एक मौके को छोड़कर। एक बार उसकी बिल्ली की मौत हो गई तो उस बिल्ली की मौत की वजह से वो कुछ देर से वहाँ पहुँचा अपने शॉप पे, वरना उसने कभी देरी नहीं की। 28 अगस्त 2003 को दोपहर करीब 1:30 बजे इस मामा मियाज़ पिज़्ज़ा में एक कॉल आता है और 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया जाता है।
इत्तेफाक से ब्रायन विल्स उस वक्त मौजूद था। ब्रायन विल्स से कहा जाता है कि ये पिज़्ज़ा डिलीवरी करनी है। ब्रायन विल्स तैयार हो जाता है। इसके बाद वो 2 पिज़्ज़ा लेकर वहाँ से निकलता है। इत्तेफाक से जो एक और शख्स था, उस वक्त उसकी ड्यूटी ख़त्म हो रही थी, तो ब्रायन विल्स अकेला निकला। कई बार ऐसा होता था कि ये चूँकि पिज़्ज़ा ड्राइवर था तो 2 लोग होते, कई बार 1 होता, तो ये उस दिन अकेला निकला 2 पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए। उसके जाने के बाद पिज़्ज़ा तो नहीं पहुंचा। करीब 2:28 पर दोपहर के एक शख्स इसी पेंसिल्वेनिया में पीएनसी बैंक है उसके अंदर दाखिल होता है। इस शख्स ने एक अजीब सा अपने ऊपर टी शर्ट पहना हुआ था, गला उसका उभरा हुआ दिख रहा था, हाथ में एक लंबी सी छड़ी टाइप की चीज़ थी, और ये बैंक में जाता है, पीएनसी बैंक में, सीधे काउंटर पे खजांची के पास, और एक नोट निकालता है जेब से और नोट निकाल के उसे देता है। उस नोट में ये लिखा हुआ था, अपनी तरफ से ये कुछ नहीं कहता, कि आप अपने बैग में $2.5 लाख भर के मुझे दे दीजिए। इसके बाद वो जो पेंसिल जैसा, वो लंबी छड़ी जैसी चीज़ थी, वो एक्चुअली केन गन था, एक बंदूक थी लंबी सी। नोट में ये भी लिखा हुआ था कि मैं बॉम्ब के साथ हूँ, बॉम्ब मेरे गले में बंधा हुआ है, ये कॉलर बॉम्ब है, और ये फटेगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। फिर वो शख्स खुद ही कहता है कि मैं बॉम्ब है, आप जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो, 15 मिनट का वक्त देता हूँ आपको, 15 मिनट में आप $2.5 लाख मुझे दे दो। ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಗಿಫ್ಟ್ कार्ड ಮತ್ತು बैंक में, और अब बैंक वालों से वो $2.5 लाख मांग रहा है, और धमकी ये है कि मेरे गले में बॉम्ब बंधा हुआ है, हाथ में एक बंदूक है, आप पैसे दे दो। मैनेजर उसकी चिट्ठी पढ़ता है, नोट पढ़ता है, साथ में उसकी बातें सुनता और कहता है कि जो इस वक्त लॉकर है उसकी चाबी यहाँ पे नहीं है, चूँकि हम डेली का बाकी चीज़ें हैंडल करते हैं, जो बड़े कैश हैं वो लॉकर में है, और लॉकर की चाबी किसी और ब्रांच में है, किसी सीनियर अफसर के पास है। 15 मिनट में ये मुमकिन नहीं है, उसमें कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा। ब्रायन विल्स ने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जितने पैसे हैं तो उतने ही दे दो। उसके बाद वो सारा कलेक्ट करता है। $8,702, $702, $8,702 टोटल वहाँ पे थे, वो उसको उठाकर देता है। ब्रायन विल्स वो डॉलर उठाता है और बाहर आता है, बाहर अपनी गाड़ी में बैठता है, और वहाँ के नज़दीक एक मैकडोनल्ड रेस्तरां था, वहाँ जाता है। मैकडोनल्ड रेस्तरां से वो एक कोई पेपर उठाता है, एक ख़ास जगह पे एक पत्थर के नीचे रखा हुआ था। वापस गाड़ी में बैठ के जैसे ही वो वहाँ से निकल रहा होता है, तब तक पीछे से बैंक वाले फ़ोन कर चुके थे पुलिस को, इसके बाहर निकलते ही, कि एक शख्स आया जो कह रहा है मेरे पास बॉम्ब है, उसके पास एक बंदूक है, और उसने ऐसे से नोट दिया, वो इतने पैसे मांग रहा था और अभी भी बैंक से निकला। ये कॉल आते ही पेंसिल्वेनिया की पुलिस फ़ौरन अलर्ट हो जाती है, गाड़ी का नंबर और बाकी चीज़ें उसके पास थी, फिर वो पीछा करती है। मैकडोनल्ड के बाहर से ब्रायन विल्स को चारों तरफ से घेर लेती है। उसे गाड़ी से बाहर उतरने को कहा जाता है, वो उतरता है, और धीरे धीरे उसको गन पॉइंट पे एक पार्किंग लॉट में ले जाया जाता है। अब वो पार्किंग में है, पुलिस चारों तरफ से उसे घेरे भी है, उसके दोनों हाथ सर के पीछे हैं, और पुलिस उससे कहती है कि तुम जैसा हम कहते हैं वैसा करो वरना गोली मार देंगे। वो वैसे ही पुलिस के कहने पे उसी तरीके से कर रहा था। फिर एक पुलिस अफसर आगे बढ़ता है, उसके दोनों हाथ पीछे करके और उस पर हथकड़ी लगा देता है। अब चारों तरफ से गन पॉइंट पे पुलिस उसको देख रही है, और वो ये कह रहा है कि मेरे पास बॉम्ब है और ये बॉम्ब फट सकता है। पुलिस ने ये बात सुनते ही बॉम्ब स्क्वाड को भी कॉल किया और आसपास के अब ट्रैफिक को खाली कराने की कोशिश करने लगी। जब ये सब कुछ हुआ, ये करीब 2:45 बजे की बात थी जब उसे पकड़ा गया। अब वो शख्स लगातार पुलिस से कह रहा है कि आप अपने सीनियर अफसर से बात करो, मेरे गले में बॉम्ब है और इस बॉम्ब को निकाल नहीं सकता हूँ, इसकी चाबी है और वो चाबी अलग अलग जगह पे है। मुझे जिस लोगों ने बॉम्ब बांधा है उन्होंने कहा है कि तुमको अलग अलग लोकेशन बताएंगे, अलग अलग जगहों पे नोट्स मिलेंगे और वो तुम्हें चाबी का पता देंगे और एक एक करके उन 4 जगहों पे जाओगे तब तुम्हें चाबी मिलेगी और उस चाबी से तुम इस कॉलर बॉम्ब को खोल सकते हो और बच सकते हो। पेंसिल्वेनिया पुलिस के लिए उसकी बातों पे यकीन करना मुश्किल था कि कोई ऐसा बॉम्ब है जिसकी 4 चाबी हैं, एक 3
डिजिट का उसको उसमें ताला लगा हुआ है जिसको वो भी खोलना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं और वो लगातार कह रहा पुलिस से, वो कह रहा ये भी कह रहा, ये सारी चीज़ें उस वक्त वहाँ पे मीडिया कैमरा भी पहुँच गई थी, 2003 की बात थी, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ लाइव चल रहा है टीवी पे। बाकायदा ये इस शख्स को जिसको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है, अब वो कह रहा है कि अपनी कहानी सुना रहा है कि मैं पिज़्ज़ा लेके निकला, मैं पिज़्ज़ा हाउस में काम करता हूँ, मेरा नाम ब्रायन विल्स है, मैं एक जगह गया तो वहाँ पर मुझे 3 काले जो लोग थे उन्होंने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरे गले में उन्होंने ये बॉम्ब बांध दिया, और उसके बाद मुझे उन्होंने ये पर्ची दी और कहा कि तुम्हें बैंक जाना है, एक बैंक को लूटना है और वहाँ से $2.5 लाख लेकर निकलना है, और फिर वो पैसे कहाँ पहुँचाने हैं और ये लॉक कैसे खुलेगा बॉम्ब का, ये मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से बताऊँगा, अलग अलग जगह पे नोट मिलेगा। और सबसे पहले उन्होंने एक नोट दिया और उस नोट में ये लिखा हुआ था कि तुम्हें बैंक में जाके क्या कहना है मैनेजर से, वो सारी चीज़ें, और ये मैनेजर को देना है। और उस नोट में ये भी लिखा हुआ था कि जैसा जो हम कह रहे हैं तुम वैसा करते जाओ, अगर तुमने धोखा दिया या हमसे भागने की कोशिश की तो ये बॉम्ब फट जाएगा और तुम मारे जाओगे, क्योंकि हमारी तुम पे नज़र होगी। ये भी उस लेटर में लिखा हुआ है। वो पुलिस को ये सारी बात कह रहा है, ये भी कह रहा है कि वो नोट्स मेरी कार में है, आप चाहे तो देख लें, जो जिन लोगों ने किडनैप करके मेरे गले में ये बॉम्ब बांधा है उन्होंने दिया है। पुलिस उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रही है, चारों तरफ से घेरे हुई, आसपास के इलाका खाली करा लिया गया, चॉपर भी पहुंच गया वहाँ पे, बॉम्ब स्क्वाड को कॉल कर दिया गया, लेकिन ट्रैफिक खाली कराने की वजह से थोड़ी सी ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा हो गई और बॉम्ब स्क्वाड को रास्ता मिल नहीं रहा था, और इसलिए बॉम्ब स्क्वाड वक्त पे पहुंचा नहीं। 3:18 का टाइम हो गया, पुलिस चारों तरफ से घेरे हुई बात कर रही है और वो लगातार बोल रहा है, बैठा हुआ ज़मीन पे, उसके दोनों हाथ पीछे हैं। अचानक बात करते करते उसके गले में जो बॉम्ब बंधा हुआ था उससे बीप बीप की आवाज़ आने लगती है। वो फिर कहता है कि आप अपने बॉस से बात करो, मेरे गले में बॉम्ब है और ये फट सकता है, अब तो ये बीप बीप की आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और वो आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकायदा जो लाइव उस वक्त टीवी पे चल रहा था न्यूज़ चैनल पे, वो उस न्यूज़ चैनल पे भी उस बीप बीप की अचानक आवाज़ सुनाई देती है। वो फिर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि ये बॉम्ब फट जाएगा, तो आप मेरी बात पर यकीन करो, इसे निकालो। पर पुलिस वाले अब भी यकीन नहीं कर रहे हैं और बीप 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 करते 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 अचानक कुछ सेकंड के बाद एक ज़ोर का धमाका होता है और उसके गले में जो बॉम्ब था वो फट जाता है। वो पीछे की तरफ गिरता है, क्योंकि धमाके की वो जो शक्ति थी वो आगे की तरफ थी, जो पूरा बारूद था, तो उसका सर पीछे की तरफ जाता है, वो गिर जाता है। चूँकि बॉम्ब उसके गले में था और जो वो ब्लास्ट हुआ वो नीचे की तरफ से हुआ, तो उसके पूरे सीने पे करीब 5 इंच गहरा गड्ढा हो जाता है उस धमाके की वजह से। धमाका होते ही पुलिस वाले भी अचानक एकदम, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, सब पीछे की तरफ भागते हैं। थोड़ी देर के बाद धुआं छटता है और ये सब कुछ लाइव रिकॉर्ड है ये। फिर पुलिस वाले गन पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, हालांकि वो तब तक मर चुका था। उसके बाद उसके पास जाके तलाशी लेते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अब उन्हें लगता है कि वो जो कह रहा था शख्स इतनी देर से, वो सच कह रहा था। उसके गले में बॉम्ब था, बॉम्ब खुल नहीं रहा था। उसकी वजह ये थी कि जब ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट होने के बाद भी जो कॉलर बॉम्ब था, जो हथकड़ी के बड़े साइज का, वो उसके गले में तब भी वैसे ही फंसा हुआ था, वो टूटा नहीं था। बारूद उसमें से निकल गया, धमाका हुआ, लेकिन वो हथकड़ी नहीं टूटी। इसके बाद सारे फॉरेंसिक की टीम आई, सब आई, जांच होने लगी, लाश को उठाकर ले जाया गया। पुलिस ने और एक्सपर्ट ने सारी कोशिश कर डाली उस कॉलर बम को उसके गले से निकालने की, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। वो इस तरीके से बनाया गया था कि इन्होंने जितने भी तरीके से खोलने की कोशिश की, नाकाम रहे, और गले में इस तरीके से वो एकदम जाकर, अब ब्लास्ट होने के बाद वो अटक गया था कि उनके लिए खोलना नामुमकिन था। आखिर में तय किया गया, जो बहुत ही एक अजीब फैसला था, कि ये कॉलर बॉम्ब गले से निकलेगा नहीं, इसलिए ब्रायन विल्स का गला काटना पड़ेगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक कॉलर बॉम्ब बाहर नहीं आएगा। आला पुलिस ऑफिशियल तमाम लोगों से बातचीत की गई, उन्होंने कहा और कोई रास्ता नहीं है, और ये एक इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कॉलर बॉम्ब जो उसके गले में है, क्योंकि इससे पहले न FBI ने, न अमेरिका की पुलिस ने, किसी ने इस तरह के किसी बॉम्ब के बारे में सुना ही नहीं था। तो फैसला हुआ कि गला काटना पड़ेगा, उसके बाद ये कॉलर बॉम्ब को बाहर निकाला जाएगा। गला काटा गया, कॉलर बॉम्ब को बाहर निकाला गया।
इसके बाद अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। ये पहला केस था न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया में जहां एक शख्स लाइव बॉम्ब के साथ एक बैंक में जाता है। ये पहला केस था जब जिसमें एक ऐसा बॉम्ब है जिसको खोलने के लिए तमाम कोशिश कर ली, वो खुला नहीं और गला काटना पड़ा। उसके बाद उस कॉलर बॉम्ब की जब बॉम्ब स्क्वाड और बाकी एक्सपर्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पाया कि 4 की होल थे उस बैंक उसमें कॉलर बॉम्ब में। उसमें से 2 में चाबी लगनी थी और एक 3 डिजिट का एक लॉक और था जिसको नंबर सेट किया गया था, उस नंबर से वो खुलना था। अब बॉम्ब जिस तरीके से बनाया गया था वो ये था कि लोहे के जो अलग अलग प्लेट्स हैं उनको काट काट कर किसी तरीके से इस बॉम्ब को बनाया गया था और बॉम्ब बनाने वाला मतलब एक उसने नई चीज़ ईजाद की थी। उसी तरीके से जो गन था वो भी एकदम हैंडमेड बनाया गया था। तो ये था कि इसमें किसी ज़बरदस्त किसी जीनियस आदमी का दिमाग है। पुलिस ने वैसे उसके टुकड़ों के आधार पर उस कॉलर बॉम्ब के सारे लोगों को भेजा, जो कबाड़ का काम करते हैं उनसे, जो लोहा का काम करते हैं उनसे, कैसे प्लेट्स कहाँ किसके घर में या कहीं से किसी ने ख़रीदा हो हाल फिलहाल में, कुछ कोई कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान में अब पुलिस ने इस दूसरी टीम जो है ब्रायन विल्स की उस गाड़ी की तलाशी लेती है। उस गाड़ी में से एक नोट्स मिलता है। पहला नोट तो वो था कि जो बैंक में जाकर मैनेजर को देना और आपको $2.5 लाख मांगना और ये कहना कि मेरे गले में बॉम्ब है, मेरे हाथ में बंदूक है। दूसरा नोट था, असल में ये नोट नहीं था, ये इंस्ट्रक्शन था। उसमें लिखा था कि बैंक से पैसा लेने के बाद बैंक के करीब ही एक मैकडोनल्ड है, उस मैकडोनल्ड के पिछले हिस्से में जाओ, वहाँ पे एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक जार मिलेगा, उस जार में एक नोट होगा, वो तुम्हें अगला रास्ता बताएगा कि चाबी कहाँ मिलेगी इस बॉम्ब को खोलने के लिए। बैंक से निकलने के बाद ब्रायन विल्स उसी मैकडोनल्ड के पास जाता है, पीछे वहाँ उसे एक जार मिलता है, उसे उठाता है, उसके अंदर नोट्स था, वो पढ़ता है। उसमें लिखा था कि अब यहाँ से करीब इतने किलोमीटर दूर एक ट्रैफिक का साइन बोर्ड है, एक जगह का नाम था, वहाँ जाओ, उस साइन बोर्ड के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक येलो कलर के प्लास्टिक का टेप है, उस टेप के अंदर एक और इंस्ट्रक्शन है, एक और नोट्स है, उसको पढ़ो, वो तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा कि तुम्हें आगे कहाँ जाना है। मैकडोनल्ड से तो नोट उठा लिए ब्रायन विल्स ने, उसका गाड़ी में बैठा, अब उस तीसरी जगह पे जाना था उसे, दूसरी जगह पे। लेकिन उससे पहले ही मैकडोनल्ड के बाद पुलिस को खबर मिल गई और उसी दौरान में वो पकड़ा गया और पुलिस ने घेर लिया, पार्किंग लॉट में उसको ले आए जहाँ धमाका हुआ, मारा गया। तो जब पुलिस के हाथ ये नोट्स लगा तो मैकडोनल्ड तक तो मिल गया था, अब अगली जगह का था। पुलिस की टीम फ़ौरन उस जगह पे, चूँकि मार्क था लोकेशन, वहाँ पहुँचती है, वहाँ जाती है, पत्थर के पीछे उसे वो नोट्स मिलता है। नोट्स नहीं मिलता, जो पत्थर के पीछे एक येलो कलर का टेप था उसके पीछे एक नोट मिलेगा। वहाँ जाती है, वहाँ पे उसे एक नोट मिलता है और उस नोट के बाद फिर उसमें लिखा गया था एक अलग लोकेशन का कि आप यहाँ जाओ अब, और वहाँ पे तुम्हें एक और जार मिलेगा, कॉफ़ी जार, और उस जार के अंदर अगला इंस्ट्रक्शन होगा। पुलिस फिर वहाँ जाती है, उस जगह पे जार मिलता है, लेकिन जार के अंदर अब नोट्स नहीं था। 2 जगह पे नोट्स मिले, तीसरी जगह पे जार मिला, लोकेशन सही था, लेकिन नोट्स गायब था। इससे अंदाज़ा ये लगाया गया कि तब तक जो ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लिख रहा था, एक तो उसकी ब्रायन विल्स पे नज़र थी, नंबर 2 उसको पता चल गया था कि ब्रायन विल्स को पुलिस ने पकड़ लिया, तो इसलिए उसने तीसरी जगह से नोट्स निकाल लिए ताकि फिर आगे का क्लू ना मिले। तो अब यहाँ के बाद पुलिस अंधेरे में रह गई। ये जो नोट्स छोड़े जा रहे थे वो उसे बताया गया था कि तुम जब रॉबरी करोगे उसके बाद तुम्हें यहाँ यहाँ जाना, इस तरीके से नोट्स मिलेगा और इन सारी जगहों को फॉलो करते हुए पहुँचोगे, तब तुम्हें इन्हीं जगहों में से 4 चाबी मिलेगी, उससे तुम अपना बॉम्ब खोलोगे, उसके बाद तुम्हें 3 डिजिट का कोड देंगे, वो लॉक खोलोगे और तुम आज़ाद हो जाओगे। ये पूरी कहानी थी। अब इसमें तीसरे लोकेशन के बाद पुलिस के आगे कोई रास्ता नहीं, कोई क्लू नहीं। टोटल 9 पेज के ये नोट्स मिले पुलिस को अलग अलग जगहों से। इसकी जो हाथ से लिखा हुआ था, बाद में केस FBI को गया, FBI ने ये सारी चीज़ें अलग अलग करके पब्लिक डोमेन में लाया, कुछ न्यूज़पेपर में दिया और कहा इस तरीके की राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग, इस तरीके से लिखने का स्टाइल, अगर कोई किसी को जानता हो तो वो आए, सामने आए, बताए। पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई भी बता नहीं पाया उस हैंड राइटिंग को किसी से जानते हैं। बॉम्ब के लिए उसी तरीके से लोहे के प्लेट्स ऐसे ऐसा यूज़, ये कुछ किया हो, तमाम कोशिश कर ली, नहीं मिला। 28 अगस्त की बात थी। इसी दौरान सितंबर फर्स्ट वीक आया, जिस
पिज़्ज़ा की शॉप में ब्रायन विल्स काम करता था, वहाँ एक और शख्स काम करता था। ये दोनों पिज़्ज़ा के डिलीवरी के लिए ड्राइवर थे। पुलिस अब उस मामा मियाज पिज़्ज़ा के ओनर से बात करती है, बाकी इस दूसरे ड्राइवर से बात करती है। बातचीत में वो ड्राइवर थोड़ा सा पुलिस का कहना था कि वो घबराता है, लेकिन वो सारी चीज़ें बताता है कि नहीं वो 10 साल से ठीक था, ये वो था। पुलिस उससे कहती है ठीक है, तुम अपना स्टेटमेंट देने के लिए मंडे को आओ। जो सितंबर फर्स्ट वीक में जो पहला मंडे था, उस मंडे को उस दूसरे पिज़्ज़ा ड्राइवर को पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। संडे को उस दूसरे पिज़्ज़ा ड्राइवर की भी लाश मिलती है। अचानक वो मारा जाता है और जो पोस्टमार्टम होता है पता चलता है ड्रग्स का ओवरडोज है। अब इसके बाद पहली बार पुलिस का भी माथा ठनकता है, वो इसलिए कि एक बॉम्ब के साथ मारा गया, दूसरा जो उसका साथी उसी पिज़्ज़ा हाउस में काम करता है, उसको पुलिस मंडे को गवाही देने के लिए बुलाती है और संडे की रात को उसकी लाश मिलती है। तो कहीं ना कहीं किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन साजिश क्या है नहीं मालूम। पुलिस तफ्तीश जारी रखती है, कोशिश जारी रखती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। और एक ही पिज़्ज़ा हाउस के 2 लोगों की संदिग्ध हालत में अब तक मौत हो चुकी है। बैंक रॉबरी के पीछे कौन है, इन दोनों की मौत का आपस में कोई रिश्ता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अब भी उलझी हुई है। इसी दौरान 20 सितंबर की तारीख आती है, मतलब 28 अगस्त को ये बैंक रॉबरी और ये ब्लास्ट हुआ, और लगभग 22 दिन के बाद एक उसी पेंसिल्वेनिया में एक शख्स जिसकी उम्र करीब 55 साल थी, उसका नाम था जो एक बुजुर्ग आदमी था, वो एक पुलिस को फ़ोन करता है पेंसिल्वेनिया में, और उस पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहता है इसी पेंसिल्वेनिया में कि उसके गैराज में एक डीप फ्रीज़र है और उस डीप फ्रीज़र में एक लाश रखी हुई है। अब ये उसने लोकल, जो जैसे हम लोगों के यहाँ पुलिस डायल 100 और ये, तो उसने वहाँ के लोकल पुलिस के नंबर पे कॉल किया जो रिकॉर्ड होता है, और ये रिकॉर्डिंग भी है। तो उसने कॉल करके ये कहा, उसका नाम था रास्टन, विलियम रास्टन। तो ये पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि उसके एक गैराज है, उस गैराज में एक डीप फ्रीज़र में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वाले पूछता है कि ये लाश किसकी है, वो नाम नहीं बताता। वो ये कहता है लाश फ्रीज़र में कैसे आई, उसने कहा ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप आ जाओ, लाश रखी हुई है। खबर सुनते ही पुलिस की टीम पहुंचती है। गैराज में एक डीप फ्रीज़र था, डीप फ्रीज़र में एक लाश रखी हुई थी। ये जिसकी लाश थी उसका नाम था रोडन। जब पुलिस फ्रीज़र से लाश निकालती है तो वो बिल्कुल जम गया था। कई घंटे लगते हैं उस लाश को, जो फ्रोजन हो चुका था, पिघलाने के लिए। अब इसके बाद रास्टेंस को पुलिस उठाती है, ले जाती, चूँकि गैराज उसका था। तो वो पूछती है कि ये लाश यहाँ कैसे आई और क्या हुआ इसके साथ, तुमने इसका कत्ल किया। रास्टेन कहता कि नहीं, मैंने इसको नहीं मारा। एक लेडी है जिसका नाम है मैर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसके साथ उसने कहा कि मैंने करीब 15 साल डेट किया और 60s 70s में वो मेरे साथ थी, फिर वो उसके बाकी बॉयफ्रेंड हो गए, हम अलग हो गए। तो उसी का ये बॉयफ्रेंड है रॉडन, जिसकी लाश डीप फ्रीजर में रखी हुई है, और इसको मारा है उसी मैर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अब पुलिस दूसरे कैरेक्टर का नाम आता है, जाकर उसको गिरफ्तार करके लेकर आती है। अब इसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो कई तरह की दिमागी बीमारियों से घिरी हुई थी। बेहद खूबसूरत, बेहद शातिर, दिमाग उसका कंप्यूटर से भी तेज़ चलने वाला, लेकिन उसके अंदर कई बार मल्टीपल डिसऑर्डर थे। वो कई चीज़ें भूल जाती, कई चीज़ें अचानक बदल जाती, दिन में कुछ और होती, रात में कुछ और होती, सुबह कुछ और होती। तो जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने कहा नहीं, मैंने रॉडन को नहीं मारा, बल्कि ये विलियम रास्टिन जो उसका पुराना जिसके साथ डेट किया था उसने मारा, क्योंकि वो जलता है। लेकिन वो सारी चीज़ें, गवाही और बाकी जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले, उससे ये पता चला कि मैर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही अपने बॉयफ्रेंड को मारा था। अब पुलिस जब आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में केस की तफ्तीश करने लगी तो पता चला कि ऐसे 5 लोग उसकी ज़िंदगी में आए जिनकी मौत संदिग्ध हालत में हुई। उनमें से एक उसका पति था और चाय बॉयफ्रेंड। पति तो एक दिन खाना खाते हुए टेबल पर ही गिर के मर गया। उसके सर में बाद में देखा गया बहुत गहरी चोट है। डाउट हुआ कि आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसको पटक पटक के मारा है। पुलिस ने अरेस्ट भी किया, लेकिन फिर उसका मेडिकल रिकॉर्ड सामने आया तो पता चला कि ये तो मानसिक रूप से फिट नहीं है, तो उसे छोड़ दिया गया। एक बॉयफ्रेंड को उसने 6 गोली मारी,
उसकी मौत हो गई, पुलिस पकड़ के ले गई। जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि जब ये कत्ल हुआ तब उसने अपने डिफेंस में ये कत्ल किया था। उसने पूरी कहानी बताई और फिर उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये मेंटल डिसऑर्डर का केस है। वहाँ पे भी अदालत ने उसके साथ रहम किया। एक फांसी लगा कर मर गया, एक की बॉडी जो है वो इस डीप फ्रीज़र में मिली। तो ऐसे 5 लोग जो इस आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास क्लोज रहे, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। एक रास्टिन जो बुजुर्ग हो गया था, जो काफ़ी साल पहले तक डेट किया था, बस वो जिंदा था, जिसकी गैराज के फ्रीजर में ये लाश रखी हुई थी। पुलिस आर्मस्ट्रॉन्ग को गिरफ्तार कर लेती है। विलियम रास्टिन का बहुत बड़ा रोल था नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन कॉलर बॉम्ब की कहानी अपनी जगह अब भी कायम थी। कोई क्लू नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, सारी FBI ने कोशिश कर ली। 2003 का मामला था। 2003 होते होते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद 2005 में अचानक FBI के एक अफसर को फ़ोन आता है। वो कहता है कि उसके पास इस कॉलर बॉम्ब केस के बारे में जानकारी है। FBI उससे पूछती है कि क्या है, तो बताता है कि इस पूरे केस में इस मैर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जो मेंटली डिसऑर्डर है, बहुत सारी उसको दिमागी बीमारी है, ये उसकी मास्टरमाइंड है। अब FBI के लिए मुश्किल था, लेकिन वो फिर एक और शख्स का नाम बताता है, केनेथ बार्न्स। केनेथ बार्न्स एक टीवी रिपेयर करने का एक्सपर्ट था और वो यही सारी चीज़ें काम किया करता था। तो उसने कहा कि केनेथ बार्न्स ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग की थी आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ। अब उसकी वजह बताई गई कि क्यों, ऐसा क्यों। तो उसने कहा मैर्जोरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो थी वो उसे लगता था कि उसका जो बाप है वो उसके पैसे जमा किए हुए और प्रॉपर्टी उसको फिजूल खर्ची में उड़ा रहा है। तो वो अपने बाप का कत्ल करवाना चाहती थी और कत्ल कराने के लिए उसने केनेथ बार्न्स को हायर किया। लेकिन केनेथ बार्न्स ने उससे पैसे मांगे ज़्यादा। तब उसने कहा कि फिर उसने एक प्लान किया, एक रॉबरी की। दिमाग बहुत तेज। उसने फिर इस तरीके से केनेथ बार्न्स के साथ जो टीवी का मैकेनिक भी था, उसके ज़रिए एक कॉलर बॉम्ब तैयार कराया और फिर इसमें शामिल किया ब्रायन विल्स को भी। और जो इसका बॉयफ्रेंड, जिसकी लाश डीप फ्रीजर में मिली थी, रॉडन, उसको ये बात पता चली कि इस तरीके से ये लोग बैंक रॉबरी की प्लान कर रहे हैं। एक दिन रॉडन इस चीज़ से हट गया और उसने कहा कि वो इस चीज़ का खुलासा कर देगा। इसी के गुस्से में आकर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसको मार दिया और उसकी लाश डीप फ्रीजर में रखवाई, एक्स बॉयफ्रेंड रास्टिन को गुजारिश करके। अब इसमें थ्योरी ये थी कि FBI ने जब पूछताछ की आर्मस्ट्रॉन्ग से तो उसने साफ मना किया, लेकिन फिर एक दौर आया उसने ये कहा कि अगर उसे एक तो कम सज़ा हो और इस जेल की जगह पे जहाँ कम सुरक्षा हो वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो वो इस केस के बारे में बात कर सकती है। लेकिन FBI ने इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो ये मामला उसकी तरफ से इकबाल जुर्म वाला नहीं आया, लेकिन केस चला, कई सबूत ऐसे रखे गए और उस बॉम्ब में जो 2 किचन बैटरी एक शब्द है वो इस्तेमाल किया गया था, वो आर्मस्ट्रॉन्ग के घर से ही गया था। इस बात की FBI ने मतलब प्रूफ कर दिया कोर्ट में। इन सारी चीज़ों को प्रूफ करने के बाद मामला चला कोर्ट में और कोर्ट ने आखिरकार, ये बात है 2006 की, जुलाई 2006 में US अटॉर्नी मैरी बेथ, इन लोगों ने पूरा फैसला सुनाया लंबी सुनवाई के बाद। और इसके बाद जो रास्टिन था शुरू में, उसका रोल सामने लाया और आर्मस्ट्रॉन्ग का, इस लेडी का जो मेंटली इल थी, इनको मेन कॉन्स्पिरेटर माना। केनेथ बार्न्स को अलग माना और ब्रायन विल्स को भी इसमें एक को कॉन्स्पिरेटर माना, मतलब इस बैंक रॉबरी में शामिल थे, जिसके खुद गले में कॉलर बॉम्ब बंधा हुआ था। अब इसके पीछे जो दलील और कहानी दी पूरी FBI ने, वो ये था कि पैसे के लिए अलग अलग, ब्रायन विल्स को पैसे चाहिए थे क्योंकि वो पिज्जा में काम करता था। आर्मस्ट्रॉन्ग को पैसे चाहिए थे क्योंकि वो अपने बाप का कत्ल करवाना चाहती थी। कत्ल के लिए पैसे उसको बार्न्स को देने थे, तो इसलिए भी वो इसमें शामिल हुआ। और विलियम रास्टिन चूंकि एक्स बॉयफ्रेंड था आर्मस्ट्रॉन्ग का और दिमाग का वो भी वैसे ही तेज था जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग, तो उसने ये सारी प्लानिंग की।
एक दिन पहले बैंक रॉबरी से ये सारे मिले हुए थे, लेकिन रॉडेन ने जब कहा कि हम जुबान खोल देंगे तो रॉडेन को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद एक दिन पहले ब्रायन विल्स जो था, उसने भी, उसे लगा कि कुछ इसमें रिस्क है, तो वो पीछे हटने की बात उसने कर दी और वो इसमें बोला कि मैं शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन ये लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, इसीलिए फिर इन्होंने ये किया कि उसके नेक्स्ट डे 28 अगस्त को दोपहर को पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बहाने एक पब्लिक बूथ से फ़ोन किया और वहाँ पे एक गैस स्टेशन के पास 2 पिज़्ज़ा की डिलीवरी मंगाई। और उन्हें पता था कि ये पिज़्ज़ा लेकर ब्रायन ही आएगा, और वहाँ पे ऑलरेडी केनेथ बार्न्स, आर्मस्ट्रॉन्ग और रास्टन ये लोग मौजूद थे। ये जैसे ही वहाँ पहुँचा, इन्होंने उसके गले में गन पॉइंट पे वो बॉम्ब डाल दिया और ये कहा कि तुम्हारे पास 55 मिनट है, ये बैंक जाना है नोट से इसमें, और ये लाइव बॉम्ब है। 55 मिनट में तुम बैंक से बस ये $2.5 लाख लेकर आ जाओ, और अगर पुलिस भी पकड़े तो बता देना ये लाइव बॉम्ब है। और उसके बाद 4 चाबी है इसकी, ये तुम्हें हम अलग अलग नोट्स बताएंगे कहाँ कहाँ मिलेगी। 55 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें वो चारों चाबी हासिल करनी है और 3 डिजिट का उसके बाद कोड हम बता देंगे, ये लॉक खुल जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन ये तय है कि 55 मिनट के अंदर अंदर ये बॉम्ब फट जाएगा अगर तुमने 55 मिनट में नहीं किया तो। और इसीलिए पूरा समय दिया था इन्होंने, बैंक के अंदर 15 मिनट का दिया था, बाकी 40 मिनट ट्रैवल और उस की तक पहुंचना। इसके बाद जब वहां पे पहुंचता है ब्रायन विल्स, लेकिन दूसरी ही जगह पे वो लेटर, जब उसको दूसरी जगह जाना था उससे पहले पुलिस पकड़ लेती है। ब्रायन को लेके FBI और बाकी जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन के, उनके लेके फिर बाद में 2 राय बनी। एक ये था कि ये दोनों ही सूरत में मर्डर था, और 3 थ्योरी थी। जब इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच की तो नतीजे पे जो पहुंचने के लिए, पहला कि क्या ब्रायन ने खुद बैंक रॉबरी का प्लान किया था, लेकिन ये इसलिए थ्योरी नाकाम रही क्योंकि अगर ब्रायन ने खुद किया तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने गले में एक ऐसा लाइव बॉम्ब बांधेगा जो खुद उसे पता नहीं कि खोलना है या कैसे खुलता है, तो उसकी जान जा सकती है, जो कि गई। दूसरा थ्योरी ये था कि उसे वाकई किडनैप किया इन लोगों ने ज़बरदस्ती, उसके गन पॉइंट पे आर्मस्ट्रॉन्ग और डोनाल्ड इन लोगों ने, और वो बॉम्ब बांधा। और उनका मकसद ये था कि 55 मिनट में एक, उसमें जो चीज़ बाद में जांच हुई कि वो चाहे रॉबरी करने में कामयाब रहे, नाकामयाब रहे, पैसे लेकर आ जाए, दोनों सूरत में मरना था उसे, क्योंकि 55 मिनट का उन्होंने टाइमर फिक्स कर रखा था और वो गले से निकलना था नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चाबी उन्होंने कहीं रखी ही नहीं थी। तो उनका ये था कि ये मर जाएगा, जो बाकी पैसे इन लोगों को मिल जाएंगे। तो मेन जो बैंक में रॉबरी करने गया उसकी तस्वीर, सारी चीज़ें होंगी, वो अगर रास्ते से हट गया तो फिर पुलिस आगे के लोगों तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो दोनों सूरत में इन्होंने ब्रायन को अंधेरे में रखा और वो बॉम्ब फटना ही फटना था। तीसरा ये था कि शुरू में जब दूसरा पिज़्ज़ा वाले की भी मौत हो गई और वो संडे को मारा गया, मंडे की गवाही से पहले, तो ये था कि शायद यही दोनों इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये सारी थ्योरी बाद में गलत साबित हुई। असली जो इसमें, जिस शख्स ने डीप फ्रीजर में लाश रखी हुई, पुलिस को पहला फ़ोन किया, विलियम रास्टन, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोनों इसमें मेन साजिशकर्ता पाए गए। बॉम्ब बनाने के लिए केनेथ बार्न्स का इस्तेमाल किया, और चौथा ब्रायन विल्स था। रॉडेन जो था उसको सिर्फ पता था। उम्र कैद जब तक जिंदा है, उसकी सजा मिली आर्मस्ट्रॉन्ग को। रास्टन, बार्न्स, इन सबको यही सजा मिली। लेकिन 2017 में आर्मस्ट्रॉन्ग की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अस्पताल में मौत हो गई। इसके अलावा रास्टन की मौत 2010 में ही हो गई, और बार्न्स जो है वो इकलौता है जो जिंदा है, ब्रायन्स पहले ही मर चुका है। तो जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे इसमें दोनों, मैजोरी आर्मस्ट्रॉन्ग और विलियम रास्टन, ये दोनों जेल में ही अलग अलग बीमारियों की वजह से मर गए। बट आज भी बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कि FBI ने जिस तरीके से ये केस खोला और इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग और रास्टन को एक्यूज बनाया, केनेथ बार्न्स को बनाया, और फिर जो ब्रायन विल्स खुद मारा, जिस बॉम्ब से मारा गया, उसको भी इन्होंने बनाया, उसको लेके डाउट होता है कि FBI ने इस केस में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, शायद वो सच्चाई तक नहीं पहुंची। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि केस आज भी अनसॉल्व्ड है। जो असली बॉम्ब का मास्टर था, जिसने बॉम्ब बनाया, जिसने बॉम्ब डाला,
जो नोट्स दे रहा था उसका कभी कोई सुराग नहीं मिला। जो नोट्स थे जो पुलिस को मिले हैंड रिटन, वो भी इनमें से किसी से मैच कभी नहीं किया। ना आर्मस्ट्रॉन्ग की राइटिंग थी, ना रास्टन की राइटिंग थी, ना केनेथ बार्न्स की थी, ब्रायन विल्स की तो हो ही नहीं सकती, वो तो खुद मारा गया। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे अजीब बैंक रॉबरी की, एक ऐसे बॉम्ब की जिसके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं। कॉलर बॉम्ब या फिर पिज्ज़ा बॉम्बर, इसी नाम से इस कहानी को जाना जाता है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की कहानी थी। अब दीप आसिम है, आज शुरू करो। सर सौरभ आनंद बोल रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर वाले इंसान सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकता है, पुलिस को शक क्यों नहीं हुआ? हाँ, पुलिस को शक नहीं, इसमें बताया ना कि मल्टीपल जो उसकी जांच हुई डिसऑर्डर की, वो दिन में कुछ शाम को कुछ, और ये पोस्ट ग्रेजुएट आर्मस्ट्रॉन्ग, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़, ब्रिलियंट, बल्कि उसके बारे में जो तो रिकॉर्ड था कि उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता था। तो हो सकता है, बहुत मुमकिन, ऐसे लोग, ऐसा नहीं हर वक्त एक ही तरह के होते हैं। तो इसको लेकर हालांकि 2004 इस इंसिडेंट के करीब 3 साल के बाद एक गुमनाम फ़ोन ने पहली बार इसका नाम लिया था। सर प्रवीण कुमार तिवारी बोल रहे हैं, पुलिस ने उसका गला क्यों काटा, कॉलर बम क्यों नहीं काटा गया? तिवारी साहब तमाम कोशिश कर ली थी, वो इस तरीके से ब्लास्ट होने के बाद गले में अटक गया था, उसको लेके ब्रायन विल्स की फैमिली ने आपत्ति भी की थी बाद में कि बड़ा इनह्यूमन है, लेकिन पुलिस और उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि कोई ऑप्शन नहीं था, और वो उस केस का एक बड़ा अहम सबूत था कॉलर बॉम्ब। तो और निकलने का कोई और रास्ता था ही नहीं, किसी तरह से निकल ही नहीं रहा था, तो इसीलिए वो गला काटना पड़ा। सर शिमित बोल रहे हैं, अगर पुलिस उस टाइम पे उसकी मदद कर देती तो शायद उसका कॉलर बॉम्ब को हटाया जा सकता और वो जिंदा बच जाए। सुमित साहब, इस पे बहुत सारे उस वक्त पुलिस की छीछा लेदर भी हुई थी, इसलिए कि एक तो जब पुलिस ने घेरा, दोनों उसके हाथ पीछे की तरफ हैं, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से हॉस्टाइल है, पूरी तरह से पुलिस के कब्जे में। पुलिस उसके करीब जाकर उस बॉम्ब के फटने से पहले उस बॉम्ब की सच्चाई जान सकती थी और उसको बारे में पता कर सकती थी। इवन उतनी देर में बॉम्ब स्क्वाड भी वहाँ पहुँच सकता था, और पुलिस का कहना है कि जब उसने कहा था बॉम्ब, तभी बॉम्ब स्क्वाड को फ़ोन कर दिया गया था। लेकिन बॉम्ब फटने के 3 मिनट के बाद बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पहुँची, और दलील ये दी गई कि ट्रैफिक जाम में पुलिस बॉम्ब स्क्वाड की टीम फंस गई थी, इसलिए लेट हुआ। लेकिन उस पर कई चीज़ें पुलिस की लापरवाही, चूँकि ये सब कुछ कैमरे पे लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, और वो बैठा हुआ है और पुलिस गन ताने दूर खड़ी हुई है, जबकि उसे पता है कि वो अब निहत्था है, बेबस है, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकता है। तो पुलिस इस केस को बेहतर तरीके से उस वक्त लाइवली हैंडल कर सकती थी। सर अतुल सिंह सेंगर है, बोला सर मैं अर्जेंटीना में जॉब करता हूँ, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज विश करें। अतुल सेंगर साहब, हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए। और अर्जेंटीना बड़ी खूबसूरत जगह है, हम सभी फुटबॉल की वजह से ज़्यादा उसको पसंद करते हैं, तो हैप्पी बर्थडे। सर सुयश है, बोल रहे हैं वो चारों के चारों की साजिश मिली हुई थी, इस बात का पुलिस को पता कब चला, किसी एक के मरने के बाद या जब चारों मर गए? नहीं, सुयश साहब उनके जीते जी ही फैसला आ गया था और इन सबको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी गई थी 2006 में ही। 2004 और 5 में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। समीता भट्टाचार्य बोलिए, सर हर बैंक रॉबरी के पीछे एक सदी हुई प्लानिंग और उम्दा दिमाग काम करता है, अगर ये अच्छे काम में करें तो शायद ऐसे कोऑर्डिनेशन से कुछ तरक्की मिलती है। मीता जी, यही तो फ़र्क होता है कि जो दिमाग होता है, कई बार लोग अलग अलग रास्ते पे लगा देते हैं, चाहे वो जैसे नटवर लाल हो या बाकी चाल शोभराज हो। कहते हैं कि ये लोग अगर क्राइम की दुनिया में ना होते तो बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर होते, बड़े अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एजेंसियों के लिए बेहतर काम कर सकते थे। लेकिन वही है, कब किसको कहाँ क्या सोचता है, कब कौन क्या करता है, पता नहीं चलता। सर दीपाली हैं, बोल रही सर आप अलग अलग लोकेशन में जो शूट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला बैकग्राउंड से ज़्यादा अच्छा वो रिकॉर्डेड वाली स्टोरीज का लगता है। जी मिताली जी, मैं कोशिश करूंगा अलग अलग। आजकल तो कई असल में चीज़ें चल रही हैं, दिल्ली इलेक्शन चल रहा है, तो हमारे दिल्ली तक का कल सुबह भी बड़ा दिन है, परसों भी था, तो इसलिए थोड़ा सा फ्रेम और ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। सर अरुण हैं, बोल रहे हैं सर आप तमिलनाडु को नज़रअंदाज करते हैं, प्लीज़ कभी वहाँ की कहानी भी सुनाइए। अरुण साहब, मैं किसी स्टेट, किसी शहर, किसी देश को नज़रअंदाज नहीं करता, बस इत्तेफाक होता है कि कब किसकी बारी आ जाए। लेकिन आपकी बात ध्यान में रखूँगा और तमिलनाडु के ऊपर भी पूरा रिसर्च करता हूँ। सर अंशुल जी बोल रहे हैं कि सर कल आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? अंशुल जी, मैं राजनीति के मामले में एकदम शून्य ज़ीरो हूँ, मेरी समझ भी उतनी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब लोग वोट देते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि किसी को बताते हैं कि मैंने किसको दिया, बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं। हालांकि इधर ये है कि एग्जिट पोल भी आप देखें तो 50-50 बल्कि 60% रेशो लेके चलिए सही होते हैं। लेकिन अगर आप कल के बारे में पूछे तो मुझे, मैं जितने लोगों से या दफ्तर में जितने लोग बात कर रहे हैं या जो हमारे पॉलिटिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सब के हिसाब से ये है कि आम आदमी पार्टी शायद की सरकार वापस बन रही है।
सर सुयश जैन है, बोल रहे हैं सर, जय हिंद सर। कल मेरा जन्मदिन था और सबसे बड़ी बात कि आपके 400 एपिसोड भी हुए, उसके लिए टीम को बहुत बहुत बधाई। सुरेश जी हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, और आप लोगों की वजह से ये 400 एपिसोड हुए, आज 401 हो गया। सब सौरभ बोल रहे हैं बॉम्ब स्क्वाड के पास एम्बुलेंस या पुलिस की तरह सायरन नहीं होता है क्या? जो ट्रैफिक में फंसे उनके पास भी, उनको जल्दी आना चाहिए तो उनमें देर हुई। सब साहब वहाँ पे उस दिन जो था सायरन वायरन सब इसकी बारे में डिटेल लिखा है, लेकिन चूंकि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे थे और एकदम पार्किंग लॉट के पास इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें सायरन में भी अगर आपके आगे 10 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, निकलने का रास्ता नहीं है। जैसे हम लोग ये हर शहर में देखते हैं, एक एम्बुलेंस है, उसकी आवाज़ भी आ रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि आगे पूरा जाम है, तो कौन कैसे रास्ता देगी? एक गाड़ी से हट के दूसरी गाड़ी के लिए भी जगह नहीं है, तो कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं। सर 400 एपिसोड की पार्टी कब दे रहे हैं हमारी फैमिली को? ये लोग कई लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल होगी, पार्टी होगी, लेकिन ये है कि ये आप भी समझते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि एक साथ इतनी बड़ी पार्टी हो जाए, और तो धीरे धीरे करके ज़रूर होगी, पक्का होगा। सर मोनिका बोल रहे हैं कि सर एक सिंगुलर मंच पे एक पूरी टीम के साथ आप आइए, ताकि और हम लोग सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली भी सब एक साथ आके आपसे मिल सके। डन है, जल्दी है, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही आइडिया है, तो इसको जल्दी करते हैं। सर ट्रेन रॉबरी जो हुई थी छत काट के, उसके ऊपर कुछ अपडेट है क्या? दिमाग नहीं, ट्रेन रॉबरी में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, मामला कोर्ट में है। बाकी उसमें जैसे ही कुछ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अंकित पाटिल बोला आपका कहानी सुनाने का तरीका बहुत उम्दा और रोचक है, और रात में उसको सुने बिना नींद नहीं है। वीडियो को थैंक यू लाइक अंकित कीजिए साहब, और आप चैनल लोगों के को प्यार के लिए, सब्सक्राइब सुनने कीजिए। के लिए, झेलने के लिए। चलो लास्ट बताओ। शाहनवाज खान मालदीव्स में रहते हैं, बोलते हैं आपका शो देखने लगा हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ अपनी फैमिली के साथ। शुक्रिया शाहनवाज साहब, मालदीव से आप बस देखते रहिए और हौसला बढ़ाते रहिए, जहाँ कमियाँ हों बताते रहिए, यही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। चलो निर्भया केस में कोई अपडेट है? निर्भया केस में कल ट्यूसडे है, कल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है। कल सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या करना है, क्या इनको अलग अलग फांसी दे सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं, 7 दिन का टाइम फ्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है कि कल इस केस को वापस लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में रेफर कर दे। तो कल सुप्रीम कोर्ट में एक तो 2 चीज़ें हैं, कल एक तो दिल्ली का चुनावी नतीजा है, और दूसरा निर्भया केस सुप्रीम कोर्ट में है। कल बहुत सारी चीज़ें हो सकता है क्लियर, पर मुझे नहीं लगता कि अब भी फांसी की तारीख को लेकर तस्वीर बहुत साफ होगी। अभी इसमें कई चीज़ें और आएंगी, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो कल आपसे मुलाकात होगी रात 9